Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series called Know Your Momentum for O levels. And our lecture for today is lecture number 6. And in our lecture number 6, we are going to be discussing potential divider circuits. Now, in order to understand the concept of potential dividers, we need to remember all the things that we have studied for a series circuit, because a potential divider circuit is actually a simple series circuit. It's actually just a simple series circuit, and the name also suggests that this is a series circuit. Why? Let me just recall the series circuit for you a little bit. In a series circuit, there is only a single path for current to flow. This is the battery and it has the total voltage of Vt. This is the positive terminal and this is the negative terminal. The conventional current, the current that always flows away from the positive terminal, has to pass through the first resistor, then through the second resistor, and then back to the battery. There is no other path for the current to flow, so such a circuit is called a series circuit. जितना भी करंट पीछे से आता है, टोटल करंट, उतना ही करंट पहले रेजिस्टर में से गुजरता है और उतना ही करंट दूसरे में से गुजरता है. अगर कोई तीसरा रेजिस्टर भी होता तो उतना ही करंट तीसरे में से भी गुजरता. अगर 60, 70, 80, 100 रेजिस्टर सीरीज में लगे होते तो उन सब में से एक जितना ही करंट गुजरता. उस करंट की अमाउंट कम या ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन जितना भी करंट पीछे से आएगा उतना ही करंट हर रेजिस्टर में से गुजरता है. कम या ज्यादा की मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो रेजिस्टर होंगे तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा आएगा पीछे से, लेकिन इंडिविजुअली दोनों में से गुजरने वाले करंट की अमाउंट एक जितनी ही होगी. अब अगर ये 100 रेजिस्टर्स लगे हों तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, टोटल करंट बहुत कम होगा, लेकिन जितना भी होगा उतना ही सब में से गुजरेगा. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दें करंट की अमाउंट एक जितनी रहनी चाहिए. But the total voltage got divided into two parts. One part was the voltage consumed in the first resistor, and the second part was the voltage consumed in the second resistor. So the total voltage was equal to the voltage consumed in the first resistor plus voltage in the second resistor. इसी तरह अगर तीन रेजिस्टर होते तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज भी ऐड होके टोटल के बराबर ही होना चाहिए. So these two properties, we have already discussed these and we have solved a few questions related to this concept as well. So you can appreciate the fact jitna bhi total voltage ho, that voltage is divided amongst the resistors. जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों उनमें वो वाला वोल्टेज डिवाइड यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं. अगर ध्यान से इस टर्मिनोलॉजी को देखें, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यानी ऐसा सर्किट जो पोटेंशियल, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की बात कर रहा है. सो अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट विल बी अ सर्किट दैट डिवाइड्स वोल्टेजेस. तो वो तो हमेशा सीरीज में होते हैं ना, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज एक जितना ही रहता है चाहे जितने मर्जी रेजिस्टर आप पैरेलल में लगा दें. So in order to understand a potential divider circuit, मैं यहाँ पर एक आसान सा सीरीज सर्किट बना देता हूँ. टोटल वोल्टेज है Vt. कुछ बुक्स में ये Vt की बजाय ऐसे करके स्टाइलिश सा E भी लिखा हुआ है, तो जो सिंबल आपको पसंद आता है वो आप यूज कर लें. पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R2. अब मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करना है और उस फॉर्मूला का प्रोसेस मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा. लेकिन अगर वो प्रोसेस समझ ना आए तो एंड पर जो फॉर्मूला हम बनाएंगे हम उस फॉर्मूला को एज इट इज मेमोराइज भी कर सकते हैं. whenever we have to find out, नोट्स की सूरत में लिख रहा हूँ, whenever we need total current, we need
total resistance first. तो जी कोई मुझे बता सकता है कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है और वो कैसे निकलेगी? R1 plus R2. That's absolutely right. Total resistance is equals to R1 plus R2. Now, total current will be equal to total voltage divided by total resistance. इसको हम लिख सकते हैं VT divided by R1 plus R2. ये मेरा पहला स्टेप था। ये वो चीज है जो सिर्फ समझने वाली है, ना समझ आए तो कोई बात नहीं, एंड पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Now I am interested in finding out the voltage consumed in the first resistor. मैं ये देखना चाहता हूँ कि पहले रेजिस्टर में कितना वोल्टेज आया है। तो हमें पता है कि जिसका वोल्टेज चाहिए उसके करंट को उसकी रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। Now you should appreciate the fact that the total current is equal to the current in the first resistor. So यहाँ से जो total current का फॉर्मूला आपने बनाया था ये वाला, you can very easily substitute it in place of I1. So my third step is going to be V1, that means the voltage of the first resistor जिसमें मैं interested हूँ। I1 की जगह पर मैं लिख दूंगा VT divided by R1 plus R2 multiplied by R1. So this can also be written as the voltage in the first resistor equals to R1 divided by R1 plus R2 multiplied by the total voltage. So this here is the formula that gives us, this formula is basically called the potential divider formula, and this formula helps us to find out the voltage in the first resistor without doing all these three steps. Whenever examiner asks you a question from potential divider circuit, in the first part he will always need you to apply this potential divider formula. अभी एक एग्जांपल भी करके देखते हैं। इस फॉर्मूला को जरा मैं समझा देता हूँ, इसमें R1 क्या है, R2 क्या है और VT क्या है। V1 is the voltage that is consumed in the first resistor. जिस रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना है उसकी रेजिस्टेंस R1 फ्रैक्शन के ऊपर रखी गई, और जितनी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई थी, यहाँ पे सिर्फ दो थे इसलिए यहाँ फ्रैक्शन के नीचे दो रेजिस्टेंसेस ऐड हुई। अगर तीन होते तो यहाँ पर 7 प्लस R3 भी हो जाता, अगर 4 होते तो 7 प्लस R4 भी हो जाता। जिस रेजिस्टर के वोल्टेज में हम इंटरेस्टेड हैं उस रेजिस्टर का वोल्टेज हम रेजिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज कर देते हैं। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, R1 over R1 plus R2 is the fraction of R1 from the total resistance. ये R1 over R1 plus R2 जो है ये असल में एक तरह का रेशो है, यानी ये बता रहा है कि जितनी भी टोटल रेजिस्टेंस है उतने में से R1 का हिस्सा कितना होगा। और हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होती है ना, तो जितना हिस्सा R1 ओवर R1 प्लस R2 में R1 का है उतना ही हिस्सा जाहिर है टोटल वोल्टेज में R1 का होना चाहिए। इसीलिए हमने रेजिस्टेंसेस के रेशोज लेकर हमने उसको वो टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो मैथ में आपने पढ़ा है, जिसके अंदर होता है कि अगर दो लोग मिलके इतना मतलब कोई खाना है, लेट से इतनी ब्रेड खा लेते हैं, तो फिर 10 लोग मिलके कितनी ब्रेड खा लेंगे। तो बिल्कुल रेशोज जैसा कॉन्सेप्ट ही है ये। अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है ठीक है, नहीं आता है तो इस फॉर्मूला को हमें मेमोराइज कर लेने की जरूरत है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को सेकंड वोल्टेज यानी दूसरा जो रेजिस्टर है उसके वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहूँ,
तो सेकंड वोल्टेज विल बी इक्वल टू R2, जिसका वोल्टेज निकालना है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। आप नोटिस करेंगे फॉर्मूला एज इट इज ही है, लेकिन जिस रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना है उसकी रेजिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं और टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखते हैं। Here I will take a little break so that you may ask your questions if you have any. Let's try an example from this concept. I have a total voltage of 30 volts and I have two, let's say not two, let's say four resistors here. ये resistors का symbol मैंने आपको बना के दिखाया. This is a 50 ohm resistor, this is a 100 ohm resistor, this is 25 ohm resistor, this is 10 ohm resistor. ये दो वोल्टेजेस जिसको मैंने V1 और V3 कहा है, ये मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, और फिर जो 100 ओहम का वोल्टेज है और 10 का है वो आप खुद करके दिखाएंगे मुझे. लेट्स सी. इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द वोल्टेज ऑफ द 50 ओहम रेजिस्टर, इसका तरीका तो ये है कि पहले इन सब की रेजिस्टेंस में निकाल लूं ऐड करके, फिर मैं ओहम्स का लॉ यूज करके टोटल करंट निकालूं, फिर मैं वो वाला करंट वो वाली रेजिस्टेंस यूज करके 50 ओहम्स का वोल्टेज निकाल सकता हूं, जैसा कि पीछे मैंने स्टेप्स दिखाए थे. लेकिन वो करने की बजाय मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया है, जिसका वोल्टेज निकालना है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, बाकी टोटल रेजिस्टेंस नीचे, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज. लेट्स सी. V1 के लिए R1 है 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 plus 25 plus 10, multiply by the total voltage, that is 30. So the answer is going to be 50 divided by 175 185 multiplied by 30. So all you have to do is multiply 50 into 30, that's going to be 1500 divided by 185. If you have a calculator, please solve it. The answer comes out to be 8.108 volts. लेकिन आप इसको एक दो तीन चार चार सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखेंगे. You should write it as 8.1 volts. Now let's try and find out the voltage in the third resistor. That's going to be V3 equals to R3, जिसका वोल्टेज निकालना है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, टोटल रेजिस्टेंस नीचे. जी R3 था 25 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 10, जिसका टोटल मैंने ऊपर ही निकाला है वो है 185. मैं वो 185 डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देते हैं. मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 25 डिवाइडेड बाय 185 और फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 30 करते हैं. कि आंसर आता है 4.05. अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, मैंने पिछले पार्ट में 50 वाले रेजिस्टर का वोल्टेज निकाल लिया था. अब ये जो दूसरा वाला था ना, ये 50 का हाफ है. 25 जो है ये 50 का हाफ है. 50 के हाफ होने का मतलब ये है कि 50 ने जितना वोल्टेज यूज किया था ये रेजिस्टर उसका हाफ यूज करेगा. तो मुझे ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. मैं सिंपली 8.1 का हाफ करके 4.05 लिख सकता था, वो भी ठीक था. लेकिन आपको मैंने प्रॉपर तरीके से भी करके दिखा दिया है. अब आपने ये करना है, मैं आपको 2 मिनट दूंगा. आपने V2 निकाल के दिखाना है और ये V4 निकाल के दिखाना है. ठीक है, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, अपने आंसर्स बताइएगा. That's right. I couldn't record the discussion that we had on second and
फोर्थ रजिस्टर, बट if you could see उनके आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज दैट ऑफ द second resistor and this is that of the fourth resistor. Okay, now we need to move on to variable resistors. Variable resistors क्या होते हैं, काम कैसे करेंगे, उनका इफेक्ट क्या होगा सीरीज में, हमने ये डिस्कस किया। ऑब्वियसली अ वेरिएबल रेजिस्टर दो तरह के होंगे, एक को हम कहते हैं मैनुअली वेरिएबल, इसको हम हाथ से पकड़ के वेरी कर सकेंगे, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल externally stimulated वेरिएबल रेजिस्टर। आपने ये टर्मिनोलॉजीज पहले ना सुनी हो शायद, लेकिन इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूँ वो आपने सुना होगा। एक मैनुअली वेरिएबल रेजिस्टर वो होता है जिसको आप हाथ से पकड़ के वेरी कर सकते हैं, जैसे पंखे का एक डिमर होता है, फैन डिमर, दैट इज अ टाइप ऑफ अ मैनुअली वेरिएबल रेजिस्टर। उसको जब हम सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज व्हाट इट्स सर्किट सिंबल इज गोइंग टू लुक लाइक। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब बैटरी के ऊपर भी इस तरह से एक एरो लगा दिया जाता है तो ये उसके वेरिएबल होने का सबूत होता है। इसी तरह रेजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसे करके एक रेक्टेंगल होता है, अगर आप इसके ऊपर एक एरो ऐसे लगा देते हैं तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये रेजिस्टर वेरिएबल है, इसको हाथ से पकड़ के वेरी किया जा सकता है। जबकि एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड वेरिएबल रेजिस्टर्स कौन से होंगे, एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड का मतलब यह है उनको हम हाथ से वेरी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स और दूसरे होते हैं थर्मिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलडीआर भी कहते हैं, और एलडीआर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक रेजिस्टर है और उसके ऊपर दो एरोज ऐसे करके उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। मैनुअली वेरिएबल में एरो क्रॉस हो रहा होता है, जबकि एलडीआर के अंदर ऊपर से एरोज इंडिकेट करते हैं कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है। जबकि थर्मिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होगा, जैसे आम सा रेजिस्टर होता है, एक सिंगल लाइन और वो फिर नीचे से ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। सर्किट सिंबल्स देखकर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सी डिवाइस है। जो नोट्स आपसे शेयर किए उसमें मैंने एक टेबल में ये सारी चीजें मेंशन कर दी है, आप वहां से मेमोराइज कर सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ऑब्वियसली इनकी रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करेगी, नाम से पता चल रहा है। इनको अभी हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, लेकिन हम पहले मैनुअली वेरिएबल रेजिस्टर्स को सर्किट में इस्तेमाल करके देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। लेट्स सी। अभी तक ये जो दो रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं ये सीरीज में है और ये फिक्स्ड रेजिस्टर्स ही हैं। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से एक एरो लगा देता हूँ, इसको मैं फिक्स्ड रेजिस्टर ही रहने देता हूँ R2, इसको R1 कह लेते हैं। टोटल वोल्टेज अगेन V2 है। मुझे बताएं क्या ये एक सीरीज सर्किट है या पैरेलल है? सीरीज है। दैट इज गुड। और सीरीज सर्किट ही पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स होते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं एक लैंप अटैच कर रहा हूँ, इसके साथ एक लैंप अटैच किया गया है। अब जाहिर है कि जो R1 की रेजिस्टेंस है ना, ये कभी स्मॉल हो सकती है कभी लार्ज हो सकती है, अपनी मर्जी से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ R1 कैन बी वेरी, क्योंकि जाहिर है ये वेरिएबल रेजिस्टर।
ध्यान से देखिएगा, बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है। When R1 is small, it takes less share from total voltage. जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आता है, ठीक है, तो करंट जब इनमें से गुजरेगा, इसकी रेजिस्टेंस कम है। जब इसकी रेजिस्टेंस कम है, मैंने कहा व्हेन R1 is small, उस वक्त ये टोटल वोल्टेज में से कम हिस्सा ये कंज्यूम करेगा, ज्यादा शेयर R2 को अवेलेबल होगा। और क्योंकि लैंप is parallel, so it gets an equal voltage as R1। दो बातें यहाँ लिखी है, हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात, जब R1 स्मॉल हो तो जब R1 स्मॉल होगा तो फिर वो लेस शेयर ऑफ टोटल वोल्टेज लेगा। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो है लैंप जो कि पैरेलल है, इट गेट्स एन इक्वल वोल्टेज एज R1। यानी कि ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि अगर R1 को कम वोल्टेज मिलेगा तो लैंप को भी कम वोल्टेज मिलेगा। दिस मींस आई if R1 gets less voltage, so lamp also gets less voltage as it is in parallel. So lamp is dim. लैंप इतना ब्राइट ग्लो नहीं कर पाएगा। अब इसमें मैंने एक तीसरी चीज जो ऐड की है वो है लैंप की ब्राइटनेस के मुताबिक। मैं उसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। Here I will take a little break so that you may ask your questions. That's good। अगर आपको ये बात अभी तक समझ आ गई है, जो तीन बातें यहाँ लिखी हैं इन सब का मतलब ये हुआ if we increase R1, अगर क्योंकि R1 को मैनुअली वेरी कर सकते हैं, अगर R1 की रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा, जब R1 की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टोटल वोल्टेज का अब ज्यादा हिस्सा R1 इस्तेमाल करेगा। इसीलिए फिर R1 को ज्यादा वोल्टेज मिला तो उसके पैरेलल लगे हुए लैंप को भी फिर ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो फिर ये लैंप ब्राइटली ग्लो करेगा। If we increase R1, lamp starts to glow brightly, starts to glow brightly। तो जी इस सर्किट का जो एक खास तरह का सर्किट यहाँ बनाया, इस सर्किट का फायदा ये है कि हम लैंप को की ब्राइटनेस को वेरी कर सकते हैं। आपने देखा है पंखों के साथ एक डिमर लगाया होता है, उस डिमर को घुमाकर पंखे की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये लैंप मैं हटा दूं, इस लैंप की जगह पर मैं फैन लगा दूं, कि वो जो फैन होगा ना वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कि आपके घर में पंखा करता है। वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी तो फैन को भी कम वोल्टेज मिलेगा, फैन स्लोली मूव करेगा। लेकिन इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर रेजिस्टर को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसलिए उसके पैरेलल लगे हुए फैन को भी ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, फिर फैन तेजी से मूव करेगा। ठीक है। वैसे जरूरत पड़ने पर आप लैंप को जिधर मर्जी जैसे मर्जी लगा सकते हैं। देखें यहाँ पर दो लैंप मैंने सीरीज में लगा कर दिखाए हैं, लेकिन ये जो सर्किट यहाँ बनाया था, इस सर्किट का एक खास मकसद है, वो ये कि इस सर्किट के अंदर फैन की बजाय जो पहले लैंप लगाया था, उस लैंप की ब्राइटनेस को हम अपनी जरूरत के मुताबिक वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लैंप अगर मुझे ज्यादा ब्राइटली ग्लो करवाना है तो मैं इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, अगर डिमली ग्लो करवाना है तो इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा। देखें इस तरह की एप्लीकेशन, इस तरह का सर्किट आपके कहाँ काम आ सकता है।
आप जब रात को सोने जाते हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, आप अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं, उस लाइट की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप सो ही नहीं पाते। तो आप इस तरह के सर्किट को इस्तेमाल करके उसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ताकि आप बहुत ज्यादा अंधेरा भी ना हो, लेकिन आप आसानी से सो भी सकें। जी, दैट क्लियर? Yes, sir. एक सर्किट आपको यहाँ पे, अभी मैं जो दो तरह के रेजिस्टर्स आपको और बताए थे, एलडीआर और थर्मिस्टर, इनका आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम एक सिमुलेशन देखेंगे। इसके सिमुलेशन एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसकी मदद से हम वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली हमें करनी थी, वो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, उसके लिए लैब वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई शो यू दैट इन द नेक्स्ट लेसन। अभी सिर्फ एलडीआर का इंट्रोडक्शन आपको देने लगा हूँ कि क्या होता है। एलडीआर का सर्किट सिंबल ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, वो कुछ इस तरह का होता है। And if you don't remember, LDR stands for light dependent resistor। ये एक ऐसे खास मटेरियल से बनाया गया होता है जिसकी वजह से जब इसके ऊपर इसकी जो लाइट पड़ती है, उससे उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट है। अगर लाइट ज्यादा हो तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, अगर लाइट कम हो तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो बेटा इस बात को यही दफन कर दें, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही आपको समझ आएगी। अगर सिर्फ सुनने का शौक है तो मैं बता देता हूँ, खास तरह के सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं। अब सेमी कंडक्टिंग क्या होते हैं? जो कि शुरू में कंडक्टर नहीं होते, बाद में कंडक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन आप ये पूछेंगे कि हो सर ऐसा कैसे होता है, इसलिए अभी आप परेशान ना हो, आसान सी बात बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें जब रोशनी पड़ेगी ना, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अचानक से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। If you understand that, it's okay. If you don't, then don't worry. आपको सिर्फ इतना पार्ट याद होना चाहिए कि जब रोशनी पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी कि इट हैज अ लो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द डे, लो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द डे। ऑब्वियसली रात को फिर जब रोशनी की मिकदार कम हो जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह थर्मिस्टर्स जो होते हैं, ये लाइट पे तो काम नहीं करते, लेकिन ये हीट पे काम करते हैं। दे आर हीट या थर्म डिपेंडेंट रेजिस्टर। थर्म आपको पता है, जहां भी लफ्ज थर्म आएगा वहां पर हीट की बात हो रही है। हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, इनका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है, और इनकी भी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब टेम्परेचर कम हो तो इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। आप ये समझ लें कि गर्मियों में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी और सर्दियों में थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ सिमुलेशन देखेंगे, एलडीआर और थर्मिस्टर्स को सर्किट में इस्तेमाल करके देखेंगे। वहीं पर इन दोनों बातों को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही है। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।